हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन साहब ने जो 3 लॉ दिए थे उसमें से लास्ट वाला जो लॉ बचा हुआ था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ लिया था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ लिया था, ये आपका बचा हुआ था जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कॉपी और पेन लेकर हो गए तैयार आप लोग? जिन्होंने नहीं लिया है, जो आलसी लोग हैं वो अब हो जाए तैयार। कॉपी ले ले, पेन ले ले, लिखना शुरू कर दें। थर्ड लॉ ऑफ मोशन का पहले हम बेस पढ़ते हैं। एक्चुअल में क्या चीज है वो पढ़ते हैं। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी शेप का है, इसके ऊपर ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, जब ये फोर्स लगाता है तो उसी क्षण, उसी इंस्टेंट पर ये वापस इसके ऊपर फोर्स लगाता है। इसी चीज को न्यूटन ने अपने वर्ड्स में, अपनी एक डेफिनेशन के रूप में ये लिखा और इसको लॉ का नाम दे दिया। ये क्या लिखा उसने? देखो बच्चों, जब भी हम लिखते हैं कि when, आप लिखते जाओ साथ के साथ, when one object exerts का मतलब लगाता है। When one object exerts a force on another object, है ना, जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट, ये पहला ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो क्या होता है? द सेकेंड ऑब्जेक्ट, इसको साफ कर देता हूं। द सेकेंड ऑब्जेक्ट also instantaneously instantaneously exerts a force on the फर्स्ट ऑब्जेक्ट। आप लिख लो, फिर इसको एक बार दोबारा देखते हैं कि क्या लिखा है मैंने। जब हम पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो उसी इंस्टेंट पर ये दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। उस समय ये भी लगाएगा, ठीक है, पहला लगाएगा दूसरे पे तो ये भी लगाएगा, और ये दोनों फोर्स कैसे होंगे? Both these forces are कैसे होंगे बच्चों? इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखो, भाषा अपनी बढ़िया होनी चाहिए, लिखने का अगर अपना तरीका सही है तो मार्क्स अपने आप बढ़िया मिलते हैं, समझने में भी आसानी रहती है। फोर्स क्या होंगे? इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड समझते हो? अभी बताते हैं आपको। इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन। कैसे? जैसे मान लो पहले ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, मान लीजिए कि इसने फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, तो ये भी इसके ऊपर कितना लगाएगा? 2 न्यूटन का ही लगाएगा। इक्वल इन मैग्नीट्यूड में वो इक्वल होगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस साइड में लगेगा, और जो सेकेंड फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी। यानी कहने का मतलब है फोर्स मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन में
ऑपोजिट होगा, ये न्यूटन ने बताया। अच्छा, तो बच्चों इन फोर्सेस को एक और नाम देते हैं हम, these forces are always in pair। मतलब कहने का मतलब है ये हमेशा पेयर होगा, एक फोर्स लगेगा दूसरा भी लगेगा, पहला लगेगा तो दूसरा भी लगेगा, ये हमेशा पेयर में होंगे, ठीक है। और इन फोर्सेस को क्या कहेंगे, लिखते हैं इसके साथ साथ, नॉट ए सिंगल फोर्स। केवल ऐसा नहीं होगा एक ही फोर्स लगा रहा है दूसरा नहीं लगा रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। और इन फोर्सेस को क्या बोलते हैं, दीज फोर्सेस आर कॉल्ड, इन फोर्सेस को क्या कहते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। ये शुरुआत है। एक्शन और रिएक्शन के बारे में आप जैसे जैसे साइंस पढ़ोगे, जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ोगे, बहुत गहरा ज्ञान आपको मिलेगा। ये शुरुआत है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स होते क्या है। जितना लगाया उतना ही वापस हमें मिला, इक्वल मैग्नीट्यूड में और अपोजिट डायरेक्शन। इसे बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। कोई से भी फोर्स को आप एक्शन फोर्स कह सकते हैं, कोई से को भी रिएक्शन कह सकते हैं, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इसके अपन एग्जांपल लेके समझेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे हम एग्जांपल लेंगे आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होती जाएगी। अभी आप लिखते जाओ, जैसे एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। इससे क्या हुआ, इससे जो हमने इतनी लंबी कहानी लिखी थी, इसको छोटा लिखने में अपने को हेल्प मिल गई। क्या लिखेंगे अब हम, एवरी एक्शन फोर्स, every action force has a reaction force which is equal and opposite in direction and in opposite direction। कहने का मतलब ये हुआ, हमने इसको शॉर्ट में लिखने में मदद मिल गई हमें कि कोई भी एक्शन फोर्स होगा उसका रिएक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा और वो कैसा होगा, इक्वल होगा। तो ये लंबी लंबी जो हमने कहानियां लिखी थी, इसको छोटा करने में हेल्प मिल गया। आप एग्जाम में ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये यहां से लेकर यहां तक बहुत ही सुंदर सा। चलो एग्जाम्पल ले, एग्जाम्पल लेने से क्लियर हो जाएगा। ये आपने छाप लिया, जिसने नहीं लिखा है वीडियो को पॉज करें, पहले इसको लिखें, है ना। मैं इसको साफ कर देता हूं। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल्स इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एग्जाम्पल ही आता है, इसके क्या क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दो, इसमें कौन सा फोर्स लगा कौन सा नहीं लगा। सबसे पहले इसका हम प्रूफ देते हैं कि ये बात सही है, जो न्यूटन ने ये कहा वो सही है। इसके लिए क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं पहले, और ये एक्टिविटी है स्प्रिंग बैलेंस। किसकी एक्टिविटी है, स्प्रिंग बैलेंस। एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से बेटर कुछ भी नहीं। स्प्रिंग बैलेंस कैसे, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक वॉल है, ऐसी मजबूत सी, क्या है ये, वॉल है। यहां से एक मैंने स्प्रिंग बैलेंस लगाया। स्प्रिंग बैलेंस का मतलब आपको मैं बताता हूँ, स्प्रिंग बैलेंस होता है क्या है। इस तरह का आप लैब में आएंगे, दिखाएंगे कि आपको इस तरह का एक एपरेटस होता है, एक डिवाइस होता है, जिसके अंदर यहाँ पर एक स्केल लगी होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या लगी होती है, स्केल। ये स्केल क्या करती है, फोर्स को मेजर करती है। क्या करती है ये स्केल,
मेजर द फोर्स, फोर्स को मेजर करते हैं। और इसके ऊपर यहाँ पर एक कांटा होता है, मतलब एक इंडिकेटर होता है जो ये बताता है कितना फोर्स लगा। इसमें हम पढ़ सकते हैं कितना फोर्स लगा। फिर इसके ऊपर यहाँ पर एक इस तरह का हुक टाइप होता है। हो गया। इसके ऊपर हम एक और स्प्रिंग लगाएंगे। ये लो जी, ये हुक लगाया, ये एक बहुत ही सुंदर सी फिर स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया है ना। थोड़ा सा छोटा लगा देते हैं इधर, क्योंकि जगह कम है बोर्ड पे, तो ये यहाँ पर इस तरह का यहाँ पर आ जाएगा। और यहां से हम इसको खींचते हैं, ठीक है। यहां से हम इसको अब इधर फोर्स लगाते हैं उस साइड। मैं इसको इधर से पकड़ के खींचता हूं तो सारी रीडिंग इधर फोर्स लगना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि जब मैंने इसको इधर खींचा, पुल किया, तो क्या हुआ कि इस स्प्रिंग ने जो रीडिंग बताई उतनी ही रीडिंग इस स्प्रिंग की थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लगा इस साइड में लगा, उतना का उतना ही रिएक्शन फोर्स लगा इस साइड। इस स्प्रिंग ने उसको खींचा। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों स्प्रिंग आपस में जुड़ी हुई है। पहली को मैंने खींचा तो दूसरी ने उसको अपने आप उतना ही फोर्स उधर लगाया, जिससे क्या हुआ बच्चों कि हाँ ये प्रूव हो गया कि इक्वल फोर्स है और अपोजिट डायरेक्शन में है। क्योंकि ये इसको किधर पुल कर रही, इधर अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका प्रूफ आ गया। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं? पूरे एग्जांपल आपको देखना है, वीडियो पूरा देखना, नहीं तो अधूरा ज्ञान रह जाएगा। सेकेंड एग्जांपल हम ले रहे हैं बच्चों, जैसे मान लो हम फुटबॉल खेल रहे हैं, ये ग्राउंड है, इसके अंदर हम फुटबॉल खेल रहे हैं। ये खिलाड़ी है, ये इस साइड में भाग रहा है, ये दूसरा खिलाड़ी आया, ये खिलाड़ी भी बहुत बढ़िया है, ये इस साइड में भाग रहा है, और यहाँ बॉल है। बॉल को तो कोई दूसरा खिलाड़ी ले गया, या बॉल तो साइड में चली गई, और दोनों की नजर बॉल पे, क्या होगा? कोलिजन होगा, दोनों टकराएंगे। तो आप ये बताओ कि जैसे मान लो ये खड़ा भी है, यहाँ पर ये तो खड़ा है, ये जो मूंछों वाला है ये खड़ा है ना, इसकी मूंछें नहीं है, ये तो एट रेस्ट है ना, ये तो खड़ा है, ये आके इसके टकरा है, तो इसको चोट लगनी चाहिए। लेकिन इसको भी लगेगी, इसको भी लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि जितना इसने फोर्स इस पे लगाया है उतना का उतना ही फोर्स इसने भी इस पर लगाया है। उसी इंस्टेंट पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ काम करेगा और दोनों हर्ट हो जाएंगे अगर जोर से टकराए हैं तो, दोनों को चोट लगेगी। तो ये भी एक बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल है। इसको हम लिख सकते हैं कोलिजन ऑफ प्लेस, है ना। एग्जाम में सवाल आता है कोलिजन ऑफ प्लेन किस लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, तो हमें पता चलना चाहिए वहां कि हमें क्या आंसर देना है। चलो और लेते हैं एग्जाम्पल, जितने एग्जाम्पल लेंगे और क्लियर होता जाएगा। बुक में जितने भी एग्जाम्पल हम सबको एक्सप्लेन करेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। थर्ड जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जंपिंग ऑफ शेलर आउट ऑफ द बॉट। यहां पर एक इस तरह की, यहाँ पर ये सी बैंक है, सी का किनारा है, झील का किनारा है, यहाँ पर पानी है। यहाँ पर ये सुंदर सी एक बोट है ना, ये बोट है। ये आदमी यहाँ खड़ा है, यहाँ से जंप करता है, यहाँ पर ये जंप करता है इस साइड, इससे इस पर जंप करता है। जब ये जंप करता है तो ये क्या करता है?
अपने पैरों को ये दबा के यहाँ से जंप करेगा इस पे। जब ये जंप करेगा तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो बोट है ये इस साइड में जाएगी। इसने फोर्स लगाया इस साइड में, लेकिन ये कहां गया? यानी एक्शन के बराबर रिएक्शन हुआ है, एक्शन के बराबर रिएक्शन हुआ है। और किस डायरेक्शन हुआ है? अपोजिट डायरेक्शन। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। रनिंग ए पर्सन ऑन द रोड, ऑन द रोड। एक आदमी इस रोड पे दौड़ना चाहता है, दौड़ना चाहता है तो वो क्या करेगा? वो इस साइड दौड़ेगा। तो आप लोग कभी ऑब्जर्व किया होगा कि हम क्या करते हैं, अपने पैरों से यहाँ पर एक फोर्स लगाते हैं। पैरों से फोर्स किस पर लगाते हैं? रोड पर लगाते हैं। किस डायरेक्शन में लगाते हैं? ऐसे एंगल पे। सीधे खड़े होकर कितना ही जोर लगाएंगे हम दौड़ नहीं पाएंगे। हम इस डायरेक्शन में और ज्यादा से ज्यादा इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे अपने फुट से। जब हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो हमें हेल्प मिलेगी इस डायरेक्शन में, यानी उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में रनिंग करने में। हम दौड़ना शुरू कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना फोर्स हमने रोड पे लगाया उसी मैग्नीट्यूड में रोड ने हमें रिएक्शन फोर्स दिया। हमने फोर्स इस उल्टी डायरेक्शन में लगाया, अगर हमें इधर दौड़ना है तो जब हमने, ताकि रोड हमें उतना ही रिएक्शन फोर्स दे दे इस साइड में दौड़ने के लिए और हम आराम से दौड़ सके। यहां हम फोर्स जो लगा रहे हैं, हम जो रोड पे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स ऑन रोड। फोर्स ऑन रोड कौन सा फोर्स है? मस्कुलर फोर्स। कौन सा फोर्स है? मस्कुलर फोर्स। अपने मसल्स का फोर्स लगा रहे हैं। और रोड कौन सा लगा रही है अपने को? फोर्स ऑन द मैन, फोर्स ऑन द पर्सन। उस व्यक्ति पर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? रिएक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चों? रिएक्शन फोर्स लग रहा है। तो इस तरह हम ये दोनों एक्शन और रिएक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आया आपको? अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल जो हम लेने वाले हैं, तो बच्चों अब हम ये देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। बहुत बढ़िया एग्जांपल है और इस एग्जांपल से एक चीज और भी हमें क्लियर होने वाली है। अब 3 4 5 हो गए होंगे, 5वां एग्जांपल होगा। फायरिंग ए बुलेट फ्रॉम ए गन। हमने क्या किया कि एक बहुत बढ़िया सी गन ले ली। गन मेरे से बनेगी नहीं इतनी सुंदर, लेकिन ऐसी ही कुछ होती होगी, आप लोगों ने देखी होगी, मैंने देखी नहीं है ना। इस तरह की गन होती है और इसमें यहां से आपको बुलेट जो है वो निकलती है। तो जब हम बुलेट फायर होती है, उसमें से जब गोली निकलती है, जब बुलेट फायर होती है, तो क्या होता है? बुलेट के ऊपर फोर्स लगता है इस साइड और इसलिए वो बहुत तेजी से जाती है और आगे जो भी ऑब्जेक्ट है वहां पर हिट करती है। ठीक है, लेकिन अपने शोल्डर को भी एक झटका लगता है, एक शॉक लगता है। शोल्डर को शॉक लगता है। सवाल आता है एग्जाम में कि हमारे शोल्डर को शॉक क्यों लगता है जब हम तो फोर्स उसके ऊपर बुलेट पे लगा रहे हैं? क्योंकि उस एक्शन के बराबर, उस एक्शन जो इस साइड में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, उसके बराबर उल्टी साइड में रिएक्शन फोर्स लगेगा। रिएक्शन फोर्स लगेगा। यहां क्वेश्चन ये अराइज होता है बच्चों कि जब एक्शन लगा इधर, उतना का उतना ही रिएक्शन फोर्स लगा इक्वल मैग्नीट्यूड में, तो ये भी उतनी दूर जानी चाहिए जितनी की बुलेट गई। भाई जो फोर्स बराबर लगाया तो उतनी दूर जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्ट्स डू नॉट, लिख लो इसको,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डू नॉट एसिलरेट विद द सेम मैग्नीट्यूड। एसिलरेट नहीं होता बराबर, ये जितना तेजी से गया ये उतनी तेजी से नहीं जाता। इसकी वजह क्या है? वजह क्या है? बिकॉज their masses are not same, उनके मास सेम नहीं है। बुलेट छोटी है और गन बहुत हेवी है। जब उसका मास ज्यादा है तो उसके ऊपर उतना एसिलेशन नहीं होगा, फोर्स तो उतना ही लगेगा लेकिन एसिलेशन नहीं होगा उतना। अच्छा, क्यों नहीं होगा? सेकंड लॉ में चले जाओ। सेकंड लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल टू ma। फोर्स तो उतना ही है लेकिन मास जब ज्यादा है तो एसिलेशन कम होगा, तभी तो गुणा होकर दोनों सेम क्वांटिटी आएगी। समझ में आया? जैसे मान लो बुलेट पे लगा है F1, उसका मास m1, एसिलेट हुआ a1, फोर्स उतना का उतना ही लगेगा गन पे। मान लो F2 है, m2 a2 है ना? तो फोर्स ये तो दोनों इक्वल लगेंगे क्योंकि अपना थर्ड लॉ कहता है कि एक्शन के बराबर रिएक्शन होगा। लेकिन इसका मास कम है इसलिए ये ज्यादा होगा, इसका m2 ज्यादा है इसलिए ये कम होगा। जब एक कम होगा तो उतनी दूर नहीं जाएगा, वो कम जाएगा। एक कार और एक भारी ट्रक के बीच में जब एक्सीडेंट होता है तो कार ज्यादा दूर तक जाती है, कार को ज्यादा नुकसान होता है, ट्रक को कम होता है, क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है, उसके ऊपर एक्सीलरेशन कम होगा क्योंकि F इज इक्वल टू ma। और कार का m कम है, मास कम है, इसलिए वो एक्सीलरेट ज्यादा होगी और उसको ज्यादा नुकसान होगा, ज्यादा दूर तक वो जाएगी। ये चीज है आपकी क्या? सेकंड लॉ जो है वो कैसे अप्लाई होता है थर्ड लॉ। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। अब लास्ट एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर इसको बाइंड अप करते हैं बच्चों। लास्ट एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल ले रहे हैं। क्या हुआ, दो बच्चों को एक एक्टिविटी में टास्क दिया कि आप ऐसा करो कि ये लास्ट है, 6th लिख दो या लास्ट लिख दो। लास्ट एग्जांपल, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं बट लास्ट एग्जाम्पल, दो बहुत ही बढ़िया बच्चे थे, कहना मानते थे सबका, अपने टीचर्स का कहना भी मानते थे, है ना? आप भी मानते हो, आप भी अच्छे बच्चे। तो ये जो टीचर्स का कहना मानने वाले बच्चे थे, इनको क्या किया कि एक ऐसी वुड की एक प्लेट दे दी, प्लेटफॉर्म दे दिया, वुड का एक ऐसी तख्ती सी दे दी, उसके नीचे टायर लगा दिए। ठीक है, ये टायर लगा दिए और इसके ऊपर एक गुड़िया को खड़ा कर दिया। ठीक है, ये गुड़िया है, इसको हमने खड़ा कर दिया। बहुत बढ़िया है, स्कूल यूनिफॉर्म में है ना? और इसको हाथ में दे दिया, क्या दे दिया बच्चों? हाथ में दे दिया एक सैंड बैग। क्या दे दिया उसको? सैंड बैग। सैंड बैग का मतलब हुआ मिट्टी से भरा हुआ एक थैला। बहुत अच्छी गुड़िया है, स्माइलिंग फेस के साथ, है ना? स्माइल करें। इधर जो है एक बदमाश से लड़के को खड़ा कर दिया, है ना? क्लास का बहुत ही बदमाश लड़का है, इसको हम खड़ा कर देते हैं। इस एक्टिविटी को आराम से समझो। इसके नीचे भी दो टायर लगा दिए ऐसे, बहुत बढ़िया से। और ये लड़का है, ये लो जी, ये लड़का है ना? और इसको भी हाथ में यही सैंड बैग इसको देना है। कैसे? ये इसको थ्रो करेगी और ये इसको थ्रो करेगी। अब इसमें क्या होगा, ये एक्टिविटी देगी, ठीक है ना? आपको समझ में आ गई ना एक्टिविटी करना क्या है? ये इसको थ्रो करेगी, सैंड बैग मिट्टी से भरा हुआ बारिश है, उसको फेंकेगी, वो इसको फेंकेगी। जब ये इसको थ्रो करेगी तो फोर्स किधर लगाएगी? फोर्स किस साइड में लगाएगी? इस बैग पे फोर्स लगाएगी ना, इस साइड में। तो ये जो टायर है, जो ये व्हील है, ये इस साइड में मोशन कर जाएगी।
समझ में आया? इस साइड में मोशन करेगा, जब ये थ्रो करेगा तो इसके टायर इधर जाएंगे, तो ये अपने आप एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। कितना बढ़िया एग्जाम्पल है, कितना बढ़िया एग्जाम्पल है कि जब हम इस सैंडबैग को इधर थ्रो करेंगे, ये गर्ल इधर थ्रो करेगी, तो इसके जो ये नीचे व्हील लगे हुए इनसे ये इधर खिसक जाएंगे, क्योंकि एक्शन के बराबर रिएक्शन फोर्स होगा, एंड रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के इतने बढ़िया बढ़िया हमने एग्जांपल लिए हैं, इसके साथ साथ एक ट्रक वाला भी दिया है, तो इनके अलावा कोई भी चीज पर एग्जाम में नहीं आ सकती। अगर आपको ये समझ में आया है, वीडियो आपने पूरा देखा, ठीक है बच्चों? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लेकर आएंगे। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके क्वेश्चन हम लेंगे, एक एक क्वेश्चन आप करोगे मेरे साथ, तभी आपको इस एग्जाम के इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो बच्चों, एंजॉय करो, बाय।